पंजाब केसरी और आज आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश बजट 2023 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं बजट की अहम बातें जो आपको आगे जाके आपके भविष्य में मदद करेंगी। और इसके लिए मेरे साथ शामिल है मेरे दो सहयोगी अनुज और राकेश। बता दें कि आज सुबह सबसे पहले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस बजट की कॉपी सौंपी और फिर उसके बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत के वित्त वर्ष 2023 से 24 तक का ये बजट संसद में पेश किया। आज हम आपको इसी बजट की खास बातें बताने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न अनुज से रहने वाला है। अनुज, निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले बजट पेश करते हुए इस बजट की 7 मुख्य बातें रखी। आपको बता दें इन 7 मुख्य बातों में शामिल है समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र। ये 7 अहम पॉइंट रखे गए थे निर्मला सीतारमण के द्वारा और उन्होंने कहा था कि इन्हीं 7 मेन पॉइंट्स को लेकर हमारा बजट तैयार किया गया है। तो मैं अनुज आपसे पूछना चाहूंगी कि वंचितों को वरीयता, इसमें एक अहम मुद्दा रखा गया है। कैसे इस बजट में वंचितों या गरीबों की मदद की गई है? देखिए, सबसे पहले इसके साथ ही वंचितों के साथ साथ कृषि के क्षेत्र, क्योंकि वंचित लोग ज्यादातर कृषि क्षेत्र से ही आते हैं और कृषि क्षेत्र के लिए निर्मला सीतारमण ने न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के लिए मिलेट्स प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए बात कही है। और इसके साथ ही मिलेट्स में किसानों का अहम योगदान मिला है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही श्री अन्ना हब बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही श्री अन्ना उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद भी ली जाएगी। और इसके साथ ही 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट का लक्ष्य भी रखा गया है। और कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने की भी बात कही गई। ये बात तो कृषि की हुई। अगर हम बात खाद्यान्न क्षेत्र की करें तो खाद्यान्न क्षेत्र में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब फ्री खाद्यान्न भी मिलेगा और 1 साल तक के लिए। लगातार सरकार कोरोना टाइम से फ्री खाद्यान्न देती आ रही है और इस लिमिट को लगातार बढ़ा रही है। बिल्कुल। तो ये था हमारा वंचितों को वरीयता, जो अहम बात रखी गई है। मेरा अगला प्रश्न अब राकेश से होगा। राकेश, बजट 2023 में सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। आप इस बारे में बता सकते हैं कि इस बार किन किन क्षेत्रों में सस्ता हम चीजें खरीद सकते हैं और क्या महंगाई किन क्षेत्रों में हमें इस बार देखने को मिलेगी? देखिए, जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। और इस दौरान अगर हम क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, महंगाई की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देश भर में जो नशीली चीज़ें हैं उनको लेकर के वो महंगी हुई है चीज़ें। जैसे हम सिगरेट की बात कर ले, शराब की बात कर ले, तो ये सब सारी चीज़ें महंगी हुई है। और इसके अलावा हम क्या सस्ता हुआ कि अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, इसके अलावा कैमरे हो गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वो भी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें सस्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा कैमरे के लेंस की बात करें तो अभी तो मुख्य मोटी मोटी बातें ये है। अब मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में राकेश की क्या क्या हुआ है कि अगर सस्ते और महंगे की बात करें तो खिलौनों से लेकर ऑटोमोबाइल्स की सभी चीजें सस्ती कर दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को फिर से बढ़ावा दिया गया है और उन्हें बढ़ावा देने की वजह से इन सभी चीजों को सस्ता किया गया है। अगर आप विदेश से चांदी खरीदते हैं, विदेशी चांदी खरीदते हैं, तो उसमें महंगाई शायद आपको मार दे सकती है। बता दें कि देसी किचन के सामानों में भी अब देखी गई है बढ़ोतरी, महंगा हुआ है वो सामान। मोबाइल कैमरा अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको अब सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। और सिगरेट, जैसे अभी राकेश ने कहा, सिगरेट या नशीले पदार्थ फिर से इनको महंगा कर दिया गया है। तो ये बात हुई सस्ते महंगे की। लेकिन सबसे अहम बात इस बजट की रही इनकम टैक्स। अनुज, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। इनकम टैक्स हर मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे बड़ा और इस बजट का अहम फैसला रहा कि इनकम टैक्स में क्या छूट दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी इनकम टैक्स से जुड़ी खबर वो ये है कि निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है कि 7 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, सालाना इनकम है, उस पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 7 लाख के नीचे के लोग बहुत है। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति का या जो भी एम्प्लॉय है उसका इतना 7 लाख के ऊपर जिनकी भी तनख्वाह है वो
बहुत कम लोग होंगे, अन- बट 7 लाख के नीचे के लोगों की संख्या ज्यादा, इसलिए बिल्कुल अनुज, अगर हम बात पहले की करें तो 7 लाख से कम जो सालाना कमाते थे वो भी टैक्स भर रहे थे। मिडिल क्लास लोग आते हैं और काफी दिक्कतों का सामना एक मिडिल क्लास को करना पड़ता है। तो अब 7 लाख तक टैक्स की छूट दी है, मिडिल क्लास पर कैसे फर्क पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल जो कि मध्यम वर्ग है, बिल्कुल। उसके अलावा जो 7 लाख की जो रेंज रखी गई है वो लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी, और जो पैसा बचेगा उनके लिए कहीं ना कहीं वो काम आने वाला है। और सरकार ने इससे एक बड़े जो है तबके को टारगेट किया है टारगेट कि किया, उनको इसका फायदा मिल फायदा सके। इसलिए जो 7 लाख की लिमिट है निर्मला सीतारमण की तरफ से जो है बताई गई है कि इतने रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ ही 3 से 6 लाख रुपए पे 5% टैक्स की बात कही है। उसके बाद उन्होंने 6 से 9 लाख रुपए पर 10% टैक्स की बात कही है। 15 लाख से ऊपर अगर होता है तो उसके लिए 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेसिंग की जो पूरी प्रक्रिया थी उस पे भी कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है कि वो पहले 90 दिन था, उसे 90 दिन को घटाकर उसे 16 दिन कर दिया गया, और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए थे लोगों की तरफ से, क्योंकि वो प्रक्रिया आसान कर दी गई। इसके बाद ही कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म आएंगे जिससे टैक्स भरना और आसान हो जाएगा, यानी लोगों को बहुत दिक्कत होती थी टैक्स रिटर्न में, देखिए तो उस प्रक्रिया को आसान कर दिया पिछले गया। बजट की बात करें तो टैक्स सबसे परेशान करने वाला एक मुद्दा रहा था, तो सरकार ने उस मुद्दे को ही हटा दिया है और एक बड़ी, जैसे आपने कहा, बड़ी जनता को टारगेट करते हुए सरकार ने बहुत बड़ी छूट दी है। बात देखिए अगर वो बड़ी बिल्कुल। बड़ी छूट भी इसी का मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, इसलिए भी दी गई क्योंकि ये जो सबसे लास्ट जो बजट का वो होगा, निर्मला सीतारमण का लास्ट बजट होगा बिल्कुल। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, तो इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार की तरफ से फैसले लिए लिए गए। गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब 2024 के चुनाव भी आने हैं अनुज, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस बीच एक बड़ी जनता को टारगेट करना मोदी सरकार के लिए भी फायदेमंद हो सकता बिल्कुल है। फायदेमंद होगा ही, क्योंकि उनकी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बार के बजट से फायदा हो। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राकेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें कहा गया है कि साल 2023 में हमारी इकोनॉमी या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरने वाली है, लेकिन जब अभी बजट पेश हुआ है उसमें निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 7% तक हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पिछले साल भी हम देखें तो बहुत सारे जो वैश्विक रिपोर्ट आई थी वो यही अंदाजा लगा रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी ना कि ऊपर उठेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमारी अर्थव्यवस्था 6.4% के साथ ऊपर उठी और अपने $4 ट्रिलियन तक उपलब्धि को हासिल करने वाली है। अब मैं भी बता दूं कि हमारी अभी भारतीय अर्थव्यवस्था 3.8% तक की है, लेकिन वो अभी $4 ट्रिलियन बनने वाली है। तो शायद निर्मला सीतारमण ने ये बात बिल्कुल सही कहा है कि अगर अब देखिए उस समय कोरोना का दौर था, कोरोना से हम लोग उभरे थे और उसके बावजूद भी हमने अपनी अचीवमेंट हासिल की है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है 2023 हमारे लिए और भी बेहतर होगा और भी हम अच्छा कर सकेंगे। खैर राकेश, अच्छा होगा कि हमारे लिए 2023 अच्छा रहे और हमारे बजट में भी हमें इस बार यही उम्मीदें दी गई हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से देखा जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट्स काफी डराने वाली है। खैर ये बात अलग है, हम अपने बजट पर रहते हैं। तो राकेश, अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए कि इस बजट में महिलाओं का योगदान कितना रहा और महिलाओं के लिए सरकार क्या नई चीजें लाई? देखिए महिलाओं के लिए बात करें तो निर्मला सीतारमण पहले वो खुद ही महिला है, इसलिए भी उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया है कि एक महिला बहुत बड़ा, जिस तरीके से पीछे भी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार है जो महिलाओं पे बहुत ध्यान दे रही है। जिस तरीके से देखा गया कि द्रौपदी मुर्मू को पूरे देश की, भारत की राष्ट्रपति बनाया गया, उससे पहले निर्मला सीतारमण, तो इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को बजट में रखा गया है। और महिलाओं के लिए न्यू सेविंग स्कीम, यानी 2 लाख रुपए आप उसमें निवेश कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, और 2 लाख जो आप जमा करेंगे उसमें आपको 7.5% का आपको एफडी टाइप जो होता है वो ब्याज मिलेगा, जो एफडी रेट तय किया जाता है महिलाओं को 7.5%। और इसके साथ ही पहले कई तरह के एलिगेशन होते थे या और भी डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से भी खाते खुलने में दिक्कतें आती थी, तो इसके लिए उन्होंने सिंपल कर दिया गया है कि कोई भी छात्र हो, कोई भी महिला हो, वो अपना खाता खुलवा सकती है बहुत ही इजीली। उस प्रोसेस को आसान कर दिया मैं गया इसी बात में जोड़ना चाहूंगी कि अब पैन कार्ड को भी हमारा पहचान पत्र घोषित कर बिल्कुल दिया बिल्कुल। गया है। पैन कार्ड जिस तरीके से पहले कई दस्तावेज थे जैसे पहचान पत्र, वो हमारी आइडेंटिटी के लिए था कि उसके लिए ही हम
किसी भी जगह उसे हम अभी तक दिखाना आधार चाहिए। कार्ड का प्रयोग और किया जा उसके रहा बाद था। आधार कार्ड का बहुत प्रयोग किया गया। अब उसको समय के साथ बदलाव किया गया और अब पैन कार्ड ही हमारी आइडेंटिटी होने वाली है। ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात है इस बजट की। खैर, महिलाओं के लिए और क्या क्या मेन चीजें रखी गई हैं अनुज, वो हमें बता दीजिए थोड़ी। देखिए महिलाओं के लिए मैंने जैसे कि बताया कि अकाउंट्स का प्रोसेस उनके लिए रखा गया है और महिलाओं के लिए सरकार का कहना है कि समय समय के साथ जो ये एफडी का रेट तय हुआ है वो बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि जो एक मध्यम परिवार से भी नीचे के जो लोग हैं, 2 लाख से नीचे भी, मान लीजिए 2 लाख तो बहुत ही एक आम बहुत छोटी रकम है, उसमें भी वो एफडी दे रही है। हालांकि होता यह है कि आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख का टारगेट सेट किया जाता है बैंक की तरफ से, तब आपको ये 7.5 का मिलने के चांसेस होते हैं। उसमें भी कई शर्तें होती हैं, लेकिन सरकार ने इन सारी शर्तों को ही हटा दिया और ये सिर्फ एक महिलाओं के लिए इतना बड़ा स्टेप जो कि उनके लिए सरकार ने बहुत लिया। खैर सरकार ने- अनुज, ये बात तो हुई महिलाओं के लिए, अब युवाओं पर बढ़ते हैं कि युवाओं के लिए क्या अहम मुद्दे सरकार ने पेश किए हैं इस बार के हमारे बजट में। देखिए युवाओं तो सब, युवा की अगर बात ही हो रही तो सबसे बड़ी संख्या में हमारा जो देश है युवाओं का देश कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कई प्रोग्राम की शुरुआत करी है। जैसे कि बताया गया कि 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे ताकि हम अपने युवाओं को उनके स्किल को डेवलप कर सके और हमारे युवा बाहर की कंट्रीज में जाकर अपना भविष्य बना सके, अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर करने में अपना योगदान दे सके। और इसके साथ ही उसमें नौकरी को देखते हुए, जैसे अगर आप किसी प्रोग्राम को उनके किसी सेंटर से ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके तहत उन्होंने प्रमोशन के लिए भी एक स्कीम बनाई है कि कई युवाओं के मन में सवाल होता है कि हम 2 साल या 3 साल यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, तो उसके बाद भी कई दिक्कतों का सामना होता है। जैसे कंपनी कितने स्टूडेंट को हायर करती है, नहीं, इन सब चीज़ों को ही हटा दिया गया। इसके लिए अलग से एक स्कीम बनाई है जो सिर्फ प्रमोशन करेगी। अनुज, एक अच्छी बात ये भी रही है कि युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की बिल्कुल। घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी से बहुत युवाओं को फायदा मिलेगा और डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल इंडिया को इस बजट में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करने की बात कही गई है, डिजी लॉकर, बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना होगा देखिए, कि देखा जाए तो मोदी सरकार हमेशा इम्पोर्टेंस देती है, फोकस हमेशा मोदी सरकार का डिजिटलाइज इंडिया को करने में रहता है और बजट में भी डिजिटल इंडिया मेन मुद्दों में दिखाई दिया। राकेश, देखा जाए बिल्कुल बजट में डिजिटल इंडिया को मेन मुद्दों में दिखाई दिया है। और इसके अलावा जैसा भी आपने बताया, अनुज जी ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा देश अब डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करने जा रहा है। देखा जाए और राकेश, तो धीरे धीरे हमारा इंडिया डिजिटलाइज होता जा रहा डिजिटलाइज हो रहा है। और डिजिटल लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खास बात यही है कि आपको उसमें डिजिटल लाइब्रेरी में आपको हर तरह की किताबें मुहैया हो जाएगी और अभी कम दर पर शायद सरकार के द्वारा ये चीजें हो, अभी ये बताई नहीं गई है, करवाई जाएगी। बिल्कुल अभी धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन खुलकर सामने आएगी। लेकिन हम आपको वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए खास है, अहम है और जो इस बजट के मेन मुद्दे हैं। अनुज, मैं आपकी तरफ फिर बढ़ना चाहूंगी। देखा जाए तो इस बजट में इनकम टैक्स सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इनकम टैक्स और इकोनॉमी सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यही रहा कि इनकम टैक्स से जो मध्य वर्ग है उसको लगभग छुटकारा दे दिया गया है। बिल्कुल। और तो बात अनुज मैं अब आपसे रखना चाहूंगी कि 2024 के चुनाव बेहद ही करीब हैं और मोदी सरकार का ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट रहा। निर्मला सीतारमण ने अपना आखिरी बजट पेश किया। इसके बाद 2024 के चुनावों को क्या ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया अनुज? बिल्कुल बिल्कुल इशिका, क्योंकि इस बजट में इतनी सारी चीजों को एक साथ बदलाव कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि जिस तरीके से हम कह रहे थे कि कोरोना आ गया तो हमारी जो अर्थव्यवस्था का क्या होगा, लोगों की आमदनी कम हो जाएगी, कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया। इसके साथ ही ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आंकड़ा हमारे सामने आया है जिसमें जो हमारी निर्मला सीतारमण है मंत्री ने बताया कि जो भारत की प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो बढ़ी है, 1,97,000 रुपए हुई है। अनुज, अगर वर्ल्ड रिपोर्ट्स की बात करें तो पूरे विश्व में महामारी का असर दिख रहा है, लेकिन भारत में इसका असर दिखाई दिया, लेकिन उस आंकड़ों के हिसाब से नहीं दिखाई दिया जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स पेश कर रही हैं। ऐसा ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा देश लगभग ग्रो कर रहा है, कोरोना महामारी से बहुत आगे निकल आया है भारत। बिल्कुल, भारत एक नया भारत बनने की एक शुरुआत हो रही, जिसकी बात एक न्यू इंडिया की एक तस्वीर भी शेयर करी है निर्मला सीतारमण ने अपने पूरे बयान के बाद। तो अपने बजट सत्र के बाद उन्होंने एक नए इंडिया की तस्वीर
दिखाने की कोशिश करी। तो एक वो नया इंडिया, इस पर और कुछ क्या कहना चाहेंगे राकेश? बिल्कुल अनुज, ये देखिए कि अभी अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए तेजी से तो उभर ही रहा है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो आपको पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की स्थिति और उस मुकाबले एशिया के अंदर भारत अपने आप को तेजी से उभार रहा है। खैर राकेश, ये बात हुई वर्ल्ड इकोनॉमी की, लेकिन अगर बात सिर्फ फोकस अगर इंडियन इकोनॉमी पर किया जाए तो हमारे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए काफी अच्छी उम्मीदें दिखाई हैं। बजट में काफी अच्छे अच्छे बदलाव किए गए हैं कि जिससे मिडिल क्लास लोगों को भी फायदा मिल सके, गरीबों पर भी ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ हर चीज को एक समावेश करके बजट तैयार किया गया। बिल्कुल इशिका, इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने ग्रीन ग्रोथ पर सरकार ने फोकस किया और इसके लिए सरकार ने हाइड्रोजन मिशन के लिए करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके साथ ही व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहनों को बदलने की बात भी इस बजट में कही गई है। उसकी स्क्रैप पॉलिसी जो आपने सुना होगा। मेन मुद्दा हमारा प्रश्न ये था कि मोदी सरकार का ये इस कार्यकाल का आखिरी बजट रहा और 2024 के चुनाव बेहद करीब है, तो मोदी सरकार ने बजट तैयार किया है क्या आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए? बिल्कुल, आने वाले चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से मैंने आपको प्रदूषण भी बताया, उसके बाद मैंने आपको टैक्स रिटर्न भी बताया, इनकम टैक्स का भी बताया, पूरा प्रोसेस बताया। उसके बाद यूथ जो बहुत बड़ा एक वोटर सबसे टारगेट करते हो, उसके लिए इतनी तरह की स्कीम और ट्रेनिंग सेंटर बनाना। उसके बाद सरकार ने जो है, देखा जाए तो अभी राकेश, अभी हम इस बात को पूरी तरह नहीं कह सकते कि मोदी सरकार ने इस बजट को क्या चुनावों के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है या नहीं, लेकिन देखा जाए राकेश की 2024 के चुनाव बेहद ही करीब है और लोकसभा चुनाव है। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि 2024 के चुनाव की हम पहले बाद में बात कर लेते हैं। इससे पहले 2023 में हमारे 9 राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही ये मोदी सरकार का ये बजट पेश करना है। इन सबसे पहले तो 9 राज्यों में लोगों को अपने ऊपर झुकाव महसूस करवाना है, अपनी ओर आकर्षित करेगा और उससे जो है सरकार को फायदा भी मिलेगा। और इसके साथ भी इस बजट में एक ये बड़ी बात सामने आ रही कि रेलवे जो कि बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। जिस तरीके से वंदे भारत को लेके, बिल्कुल सही कहा। अब आपको बता दें कि रेलवे का सबसे बड़ा बजट रहा है इस बार का। बिल्कुल, रेलवे को लेकर बजट में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया उसकी 2.40 लाख करोड़ रुपीस जो है आवंटित किए गए हैं। इसके लिए रेलवे का कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो कि 2014 से करीब 9 गुना ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल बता दें 2014 के बाद रेलवे का इतना बड़ा बजट पेश किया गया। देखा जाए तो वंदे भारत से लेकर सभी रेलवे के डिजाइन, रेलवे की ट्रेनें, सभी हर चीज में भारत सरकार बदलाव कर रही है। बिल्कुल, ये न्यू इंडिया की तस्वीर है जो धीरे धीरे अब हमें दिखनी शुरू हो। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए तो अनुज, इस बार राकेश, इस बार देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया गया है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करने के लिए मोदी सरकार इस बजट में नई नई स्कीमें लाई हैं। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको फिर से चलते चलते बता दें कि इस बजट में क्या खास रहा। सबसे खास बात ये रही कि इनकम टैक्स में फिर से मिडिल क्लास लोगों को छूट दे दी गई है, क्योंकि 7 लाख तक की सालाना इनकम पर इस बार कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके साथ ही जो फाइनेंस को लेके, जैसे जो नॉर्मल एक तबका होता है, उसके लिए वो एकदम से पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता, इसके लिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी किस्तें देते हैं, फाइनेंस करवाते हैं। उसमें भी उन्हें कई दिक्कतें होती, तो उस फाइनेंस की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की कोशिश की देखा जाए तो इनकम टैक्स के साथ डिजिटल इंडिया, युवाओं पर, महिलाओं पर, हर तबके पर इस बजट पर ध्यान दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।